वन एम आई ऑडिबल? सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अच्छा, चलो आई विल स्टार्ट देन। सो माय नेम इज़ जयश्री प्रधान और मैं दार्जिलिंग से हूँ। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में एक छोटी सी बहुत सुंदर सी जगह है। आप लोग ने सुना भी होगा। और मैं दार्जिलिंग से हूँ और मैंने पूरी अपनी पढ़ाई, जो स्कूल की पढ़ाई है, मैंने दार्जिलिंग से ही करी है, लोरेटो कॉन्वेंट दार्जिलिंग से, अप टू क्लास 12। उसके बाद मैंने अपनी लॉ बैंगलोर से करी है। सो दिस वॉज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरी फैमिली में मेरी पेरेंट्स हैं और मेरी एक बड़ी दीदी भी है और वो करेंटली शी इज़ आउटसाइड। नाउ मेरी जर्नी ऐसी रही है यूपीएससी की, दैट आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन 2022। मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2022 को। मेरी लॉ थी, सो माई लॉ वॉज 5 ईयर कोर्स एंड उसी आई ग्रेजुएटेड इन 2022 एंड विदाउट मच प्रेपरेशन। ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मैंने दिया मेरी पहली अटैम्प्ट वैसे ही दे दिया। और फिर जब मैंने दे दिया तो मेरी पहली प्रीलिम्स नहीं हुई। ऑब्वियसली थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन उतना भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि ऐसा था कि मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसे ही दे दिया था 4-5 अटैम्प्ट्स की प्रिपरेशन के बाद। सो मैंने सोचा कि और से अभी से लेट्स प्रिपेयर इवन मोर, है ना, और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं सेकंड अटैम्प्ट के लिए। इसीलिए मैंने सेकंड अटैम्प्ट के लिए एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई और फिर थैंकफुली इस अटैम्प्ट में, मेरी सेकंड अटैम्प्ट में, आई हैव गॉटन रैंक 52 एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द सेम। तो फिर अभी मैं अपनी जो सक्सेस है उसकी क्रेडिट किसको देना चाहूँगी? मैं अपनी पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं होता है। विदाउट माई पेरेंट्स आई वुडंट बी हियर, विदाउट देयर सपोर्ट, विदाउट देयर बिलीफ इन मी, एंड दे रियली बिलीव्ड इन मी एंड दे रियली सॉ दैट आई कुड बी सक्सेसफुल। सो आई हैव टू गिव द क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। और मैं अपनी ग्रैंडफादर को भी देना चाहूँगी। मेरी ग्रैंडफादर की इमेज आप देख रहे होंगे उधर, तो उन्होंने ही मुझे एक सपना दिया था कि ऐसे बड़ा सपना देखना चाहिए, एक ऑफिसर बनना चाहिए। तो अगर मेरे ग्रैंडफादर नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती इधर। इसीलिए मैं वो कहना चाहूँगी। अब थोड़ी प्रेपरेशन के साइड तरफ जाते हैं। थोड़ा प्रेपरेशन कैसे करें ओवरऑल बता दूँगी। ओवरऑल कैसे प्रिपरेशन करें इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स ध्यान में रख लीजिए। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होती है कि जैसे कि मैंने अपनी खुद से पढ़ाई करी थी, घर से ही पढ़ाई करी थी। मेरी बाहर एक रूम है और मैं उसी रूम पे पढ़ती थी। लेकिन जब मैं पढ़ती थी मैंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स याद करी कि नंबर 1, बहुत लिमिटेड सी रिसोर्सेज पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन उसी को बार बार रिवाइज करनी है। दैट वाज वन वाज लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकंड वन वाज मैक्सिमम रिविजन, थर्ड वाज करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, फोर्थ वाज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस क्या करे तो क्या करे? प्रैक्टिस करे तो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने एक ऐसी वाली स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड मैंने क्या हुआ कि मैंने डिवाइड करी अपनी टाइम, एक ईयर की टाइम जो होती है। सो फ्रॉम जुलाई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सेकेंड अटैम्प्ट। तो जुलाई टू दिसंबर वॉज माई फर्स्ट फेज़। उसके बाद सेकेंड फेज़ आती है प्रीलिम्स की फेज़, प्रीलिम स्पेसिफिक फेज़। उसके बाद आती है मेन स्पेसिफिक फेज़। उसके बाद आती है इंटरव्यू स्पेसिफिक फेज़। तो क्या करी मैंने थ्रू आउट द ईयर लॉन्ग प्रेपरेशन, जो इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन होती है, तो उसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ पढ़ाई करी। उसमें मैं अबाउट 60% ऑफ द टाइम ऑप्शनल को देती थी, 60% ऑफ द टाइम जीएस को देती थी, 40% ऑफ द टाइम और जीएस को देती थी। तो एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट्स करती थी। मॉर्निंग पे या फिर इवनिंग पे मैं जीएस करती थी, या एंड 4 आवर्स और 3 आवर्स आई यूज्ड टू डू ऑप्शनल। तो मेरी स्टडी स्केड्यूल ऐसी होती थी कि आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू गिव अराउंड 5 आवर्स और सो 5-6 आवर्स टू जीएस। उसके बाद मैं थोड़ी ब्रेक लेती थी, थोड़ी करंट अफेयर्स करती थी, एंड थोड़ी करंट अफेयर्स करने के बाद फिर मैं ऑप्शनल करती थी। सो दिस वाज माय प्रिपरेशन फॉर द एंटायर जर्नी। अब प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन पे जाते हैं। प्रीलिम स्पेसिफिक जब हम बात करते हैं तो मैंने जीएस के लिए प्रिपरेशन कैसे करी। देखिए, प्रीलिम्स क्या होती है कि इट हैज़ बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल दीज डेज एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेजेस इन माई ओपिनियन। मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, सारी स्टेजेस में मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा है प्रीलिम्स। मुझे क्या लगता है कि टू नेविगेट दिस इशू, टू नेविगेट द इशू ऑफ प्रीलिम्स, जीएस, योर होल्ड ऑन जीएस हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. You have to be very strong with respect to the static material that you use, um, the static sources that you use. You have to know them verbatim.
तो जो वो स्टैटिक सोर्सेज होती है जैसे कि लक्ष्मीकांत होती है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री होती है या फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए जो नोट्स आपने बनाई हैं, तो जो मैंने नोट्स फॉलो करी थी वो वर्बेटम आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू, जो आपको अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस को भी यू कैन नेविगेट दैम। जैसे कि ये सब सॉसेस होती है उससे अच्छे से पढ़नी है, कम सॉसेस रखिए बट अच्छे से करिए, ठीक है। तो ये हुई जीएस की बात। अब जब सी सैट की बात आती है, सी सैट कैसे करें। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सी सैट, मैंने सी सैट की प्रिपरेशन अराउंड 2 to 3 months ago, बिफोर प्रीलिम्स आई स्टार्टेड माई सी सैट प्रिपरेशन। नाउ व्हाट डिड आई डू फॉर सी सैट? For CSAT, what I did is I kept this time. So from 2 o'clock to 3 o'clock, 1.5 hours I used to keep, and I used to practice every day for CSAT. मैं CSAT के लिए क्या करती थी कि मैं ऑनलाइन जाती थी और प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व्ड देखती थी, ठीक है। तो मैं सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स देखती थी CSAT की, जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क मैंने सॉल्व करी। उसके बाद मैं ऑनलाइन जाके उस पर टाइम एंड वर्क पे आई यूज्ड टू लुक अप अ पर्टिकुलर वीडियो, एंड उस वीडियो पे बहुत सारे डिटेल्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करवाते थे। तो मैं वो ऐसी वीडियोस देखते देखते सीख गई और बीच बीच में मैं मॉक्स भी देती रहती थी। सो आई वुड नो दैट आई एम ऑन द सेफ साइड ऑफ CSAT एंड आई कैन क्लियर इट। टू क्लियर CSAT एंड टू क्लियर GS, बोथ ऑफ देम आई थिंक प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए प्रीलिम्स के लिए, एंड इफ़ यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट फॉर प्रीलिम्स देन आई थिंक यू कैन मेक इट थ्रू। अब मेंस की तैयारी कैसे करें और कैसे शुरू करें। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो होती है थोड़ा इंटीग्रेटेड ही होती है। स्पेशली मैंने फेजेस के बारे में बात करी, तो जो फेजेस के बारे में बात करी मैंने कहा कि अप टिल दिसंबर आप साथ में कीजिए, ठीक है, आप साथ में कीजिए, मैंने साथ में करी थी। उसके बाद आई हैड शिफ्टेड टू प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन। बट प्रीलिम्स के बाद जो मेंस की प्रिपरेशन होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देते हो, आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ता है आपको। सो यू हैव टू एनालाइज अ लॉट। सो आपकी जो मेंस प्रिपरेशन होती है, इट स्टार्ट्स विथ योर सिलेबस, ठीक है। इट स्टार्ट्स विथ योर सिलेबस। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि आप एक सिलेबस रखिए, वो मेंस की सिलेबस आप प्रिंट आउट, always you keep it with you at all times on your table, ठीक है। you keep it in your table at all times, and जब आप देख रहे हो वो that syllabus, आप word by word जाइए, उस पर word by word जाइए और try to make notes of each and every word of that syllabus, ठीक है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर की नोट्स है। आर्ट एंड कल्चर की नोट्स मैंने कैसी बनाई थी? मैंने बनाई थी NCERT से। मेरी सोर्स क्या थी? मेरी क्लास 11 एंड क्लास 12 की NCERTs थी फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं था। एंड इवन लूसेंट की वो जो 20 पेजेस की फर्स्ट GK, लूसेंट की जो सोर्स है, एक GK बुक है, उसमें फर्स्ट 20 पेजेस फॉर इंस्टेंस मैंने वो लिया और मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए for GS1. Similarly, for geography, I made short notes from NCERTs, and then I go through the previous year papers and I see what questions have been asked, and वही questions से themes देखकर उसी पे notes बनाई। सो नोट्स ऐसे, सो मेंस प्रिपरेशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग आप कैसे करेंगे? आप वर्ड बाय वर्ड जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एंड व्हेन यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, you not only look at your static sources, you also look at the previous year papers, so you see what sort of questions are being asked and what are the important questions that you need to address. तो ऐसे आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मेंस प्रिपरेशन इज आंसर राइटिंग। आपको बहुत सारे आंसर्स लिखना चाहिए। यू शुड बी आइडियली राइटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स, यू शुड बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट। मैंने तो बहुत ज़्यादा करी थी, एंड वही प्रैक्टिस विल मेक यू कॉन्फिडेंट इनफ इन द एग्ज़ाम हॉल टू अपीयर फॉर मेंस। अब ऑप्शनल क्या करें और ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? तो मेरी ऑप्शनल क्या थी? मेरी ऑप्शनल थी लॉ, ठीक है। मेरी ऑप्शनल थी लॉ, एंड मेरी क्या है कि आई हैड एन ईजियर टाइम सेलेक्टिंग माई ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि मेरी ऑप्शनल वॉज माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल बना दिया। तो अगर आपकी एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ये भी नेसेसरी है, आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट भी है उस पर, तो आप वही ले सकते हो। अगर आपकी ऐसे कुछ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है वेयर इन यू कांट रियली चूज़ दैट एज एन ऑप्शन,
तो कोई बात नहीं, यू कैन चूज समथिंग एल्स, यू कैन डू समथिंग एल्स विथ योर ऑप्शन, यू कैन चेक थ्रू द, यू कैन चेक द लिस्ट दैट यूपीएससी प्रोवाइड्स। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप किसी एक को पकड़ लीजिए। थोड़ी आप कैसे चूज़ करें ऑप्शन, देखिए आप ऐसे चूज़ करिए कि पहले आप ना थोड़ा 1-2 पेजेस रीड करिए, जो भी आप ऑप्शनल सोच रहे हैं, जैसे कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और इफ़ यू थिंकिंग ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट go through a few pages of that whatever book is there and see if you find it interesting. The other thing that you must do is आप ये करिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। मैंने यही करी थी, ठीक है, क्योंकि जो बिकॉज इवन दो माई ऑप्शनल वॉज लॉ विच इज़ माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, बट एट वन पॉइंट आई थॉट कि शायद मैं कुछ और सब्जेक्ट भी ले सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या करी थी, मुझे एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ी इंटरेस्ट थी, तो मैंने क्या करी कि फर्स्ट आई वेंट थ्रू द previous year questions of anthropology, then I went through the previous year questions of law. और जब मैंने previous year questions देखी तो मुझे लगा कि previous year questions of law seems more doable because it's my graduation subject, ठीक है। तो इसीलिए पहले जब भी आप एक ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप एक अपनी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख लेना। यू जस्ट चेक द फर्स्ट फ्यू पेजेस एंड सी इफ़ इट मेक्स सेंस टू यू, इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग इनफ, एंड इफ़ यू डू देन यू गो अहेड एंड पिक दैट ऑप्शनल। अब सिलेबस बहुत वास्ट होती है यूपीएससी की। अब सिलेबस को कैसे, हाउ टू एनालाइज दैट सिलेबस एंड हाउ टू गो अबाउट इट। सिलेबस को इवन दो इट्स वेरी वास्ट, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो इज़ यू मस्ट नो द सिलेबस ऑफ यूपीएससी इन एंड आउट। इन एंड आउट आपको याद होनी चाहिए। एंड मेरी तो एक कॉपी टेबल पे रहती थी, एक कॉपी मेरी एक आई हैड दिस बैकग्राउंड वेयर टू कीप माई मैप्स एंड एक्सेट्रा, तो उसी मैप पे आई यूज टू अटैच द सिलेबस। So it was constantly in my focus, I was constantly there. एंड सिलेबस को कैसे एनालाइज करें, सिलेबस को ऐसे एनालाइज ऐसे एनालाइज किया जाता है कि आप पहले सिलेबस को देख लीजिए, उस पर थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए। यू गो ऑनलाइन, ठीक है, जस्ट डू दिस मच, गो ऑनलाइन एंड चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस syllabus wise UPSC, and you will get PDFs. You'll get links, you'll get all these different questions of all the different questions that have been asked from the syllabus itself. तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे जब आप एनालाइज करते हैं ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि देयर आर सर्टेन थीम्स दैट आर बीइंग रिपीटेड, एंड उसी थीम्स को यू हैव टू पे अटेंशन। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज द यूपीएससी सिलेबस। अब स्ट्रैटेजी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बुक लिस्ट के बारे में थोड़ी बहुत बता दूंगी। बुक लिस्ट ये होती है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थी मेरी, ठीक है। तो मेरी रिसोर्सेज थी फॉर आर्ट एंड कल्चर। लेट्स गो सब्जेक्ट वाइज। फॉर आर्ट एंड कल्चर माई रिसोर्सेज वर सिंपली NCERTs, ठीक है। माई रिसोर्सेज वर NCERTs ऑफ class 6, class 7 and then class 12 NCERTs. For art and culture again I had that class 11 NCERT. It is a red color book. तमिलनाडु की एक NCERT भी है, वो भी अच्छी है। ल्यूसेंट की 20 पेजेस की ल्यूसेंट की एक GK बुक है, एंड उसमें देर आर अबाउट 20 पेजेस इन द ल्यूसेंट बुक, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैड मॉडर्न हिस्ट्री इज स्पेक्ट्रम. Okay, modern history spectrum is a very small book, and for geography I had NCERTs class 11 and class 12, and then for polity I had M. Lakshmikant. For governance and for international relations I had all of these current affairs materials, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी के लिए मृणाल सर की नोट्स मैंने रेफ़र करी थी, एंड फॉर इन्वायरमेंट आई हैड शंकर IAS, एंड शंकर IAS भी नहीं, एक और वेबसाइट है परचम क्लासेस, इट्स यूट्यूब चैनल, मैंने वो बहुत रेफ़र करी थी, मैम की क्लासेस बहुत अच्छी है, तो मैंने वो भी देखी थी। एंड इवन अमित सेन गुप्ता सर्स, हिज वीडियोज़ आर ऑल्सो वेरी गुड. So Parcham classes and Amit Sen Gupta sir, very nice. And for science and technology I had referred to these current affairs compilations as well as NCERTs from class 6 to class 10. And I had referred to even Shivan sir's YouTube channel. You know, he keeps uploading stuff like that. So these were my basic sources. So my sources were very limited. ठीक है. Now अब आती है answers कैसे लिखे, and for means how to write answers. The way you write answers for means is that you first of all you have two sets of questions that you get in the exam hall, ठीक है। आपको दो वाली questions आएगी। एक question जो होती है उस question paper you can take home, and the other question paper is attached with your answer booklet. So whenever you are writing answers, right, तो आप ये करिए कि पहले आप question को अच्छे से पढ़िए, you read the question very well,
and you see what are the subparts that are hidden in that question. अब जो भी सब पार्ट्स है उसको आप अंडरलाइन कीजिए विद अ पेन. आई यूज्ड टू अंडरलाइन इट इन द कॉपी दैट आई कुड टेक होम, क्योंकि मुझे अपनी कॉपी, अपनी आंसर कॉपी को वो नहीं करना चाहिए. आई डेंट वांट टू मेक इट अनटाइडी. ठीक है, बिकॉज आई डेंट वांट टू मेक इट अनटाइडी, मैंने दूसरी वाली कॉपी पे अच्छे से करी थी कि आई विल डू दैट वेरी वेल, कि मैंने उस पर आई यूज्ड टू अंडरलाइन. So make sure you are addressing each and every part of the question. The first step of answer writing is understanding the question. The second step is understanding what are the different subparts of the question. Then you start with the introduction. इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि डेफिनेशन लिखना है या फिर फैक्ट्स लिखना है या फिर कुछ लिखना है. ठीक है, ये सब कीजिए. और अभी ये सब करने के बाद यू स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग करते वक्त यू स्टार्ट विद द सब टाइटल, यू स्टार्ट विद द हेडिंग एंड देन यू पुट इट इन अ बॉक्स. And then you write in point wise format, 1 2 3 4 5. This is what I used to do. I used to like writing in point wise format, क्योंकि point wise format से क्या होती है कि ये पता लग जाता है कि अरे उसको तो पता है, इतने सारे points तो पता है. और फिर बहुत नीट भी दिखती है. जब आप एक पॉइंट लिखते हो उसके नीचे आप 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 लिख सकते हो. तो it will look more comprehensive and that is better. That looks good also. ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हो. फिर आप मैपिंग भी कर सकते हो आपकी आंसर्स में टू मेक योर आंसर्स रिच, स्पेशली इन जोग्राफी. आई वुड रिकमेंड इन ऑल द जोग्राफी आंसर्स मेक श्योर you include a map. It's very essential, even if it's not asked, it's very important. And for ethics also I would recommend diagrams. Ethics में भी otherwise the paper can get very monotonous even for the examiner to check. तो आप ethics में भी एक monotonous नहीं, बहुत ज़्यादा ये क्या होती है, डायग्राम्स फॉर्मेट भी बना दीजिए. ठीक है, तो दिस इज आंसर फ्रेमिंग. ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिस. हाउ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग बाय लुकिंग एट अदर पीपल. यू लुक एट द टॉपर्स. मैंने क्या करी थी कि मैं अब खुद से प्रिपेयर करी थी, घर पे ही थी, दिल्ली पे नहीं थी, तो मुझे कुछ गाइडेंस तो नहीं था. तो मैं क्या करती थी कि मैं टॉपर्स कॉपीज़ को बहुत अच्छे से देखती थी. टॉपर्स कॉपीज़ जो उन्होंने ये सब कोचिंग ने अपलोड किया होता है, जस्ट गो थ्रू देम एंड यूल गेट एन आइडिया. एंड जब आप आंसर्स लिख रहे हो, पहले यू कवर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन. पहले आप यू कवर द आंसर्स, सिर्फ आप क्वेश्चन को देख लिए एंड यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन. फिर उसके बाद यू लुक एट द टॉपर्स आंसर्स एंड देन यू विल सी द डिफरेंस कि क्या हो रहा है, कि हाउ आर द टॉपर्स आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड हाउ आर यू आंसरिंग द क्वेश्चंस. देन यू कंपेयर योरसेल्फ विद द बेस्ट एंड दैट्स हाउ वी कैन डू प्रॉपरली आंसर राइटिंग. ठीक है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए. मैं तो ऐसे ही करती थी. आई यूज्ड टू कीप डेडिकेट 1 hour फॉर टॉपर्स कॉपीज़. मैं 1 hour आफ्टर डिनर आई यूज्ड टू कीप इट फॉर टॉपर्स कॉपीज़. अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे क्या था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से करनी है. बिकॉज इवन इफ द क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड डायरेक्टली, इवन इफ द क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड verbatim, I knew that the themes would get repeated. And because the themes would get repeated, I knew that I had to practice a lot of previous year papers. So मैंने प्रैक्टिस वैसे ही करी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान दिया और फिर उसके बाद मैंने टॉपर्स कॉपीज़ को भी ध्यान दिया. अब आप मल्टी डिमेंशनल कैसे बना सकते हैं अपनी आंसर्स को. तो आंसर्स को बहुत मल्टी डिमेंशनल बनानी है, आपको बहुत सारी पॉइंट्स डालनी है. तो आप पेस्टल अप्रोच यूज़ कर सकते हो. स्टेपल अप्रोच भी कहते हैं कि सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक व्यू पॉइंट्स, ये सब आप ऐड कीजिए अपनी आंसर्स पे. Try to make it as multidimensional as possible. I used to follow the staple approach, the pestle, staple, whatever it is that you call it. ठीक है, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस पे सोच लीजिए और एक में आपकी एग्जाम्पल्स सही होनी चाहिए. सो आप क्या कीजिए कि एक A4 साइज शीट्स पे 3-4 A4 साइज शीट्स, उसमें 1-2 एग्जाम्पल्स लिख लीजिए. एंड आई यूज्ड टू रिवाइज दैट A4 साइज शीट every day before going to sleep, every night before going to sleep. So I used to remember a lot of facts, I used to remember a lot of data, and you can use the same data across all the subjects. आप वही data GS1, GS2, GS3, GS4 पे भी यूज़ कर सकते हो. So आप ये सब कीजिए. ठीक है,